नमस्कार, मैं हूं विवेक यादव। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में आयोजित संत सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारत रक्षा सामग्री का निर्यात करने वाले शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आज कोई दुश्मन देश भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उन्हें नए भारत की शक्ति, संकल्प और निर्णायक नेतृत्व का पूरी तरह से आभास है। हम सभी जानते हैं आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं को अत्याधुनिक बनाने का काम हो रहा है। तकनीकी हथियारों से, आधुनिक हथियारों से सुसज्जित करके सेना का उत्साह बढ़ाने का काम हो रहा है, उनका मनोबल बढ़ाने का काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत रक्षा सामग्री का निर्यात करने वाले देशों की सूची में, शीर्ष देशों की सूची में शामिल हो गया है। आज कोई दुश्मन देश भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि उसे नए भारत की संकट, शक्ति, संकल्प और निर्णायक नेतृत्व का भली भांति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरिद्वार में आयोजित संत सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश की प्रगति को लेकर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पहले बीमारू राज्य माने जाने वाला उत्तर प्रदेश अब भारत की अर्थव्यवस्था में एक ब्रेक थ्रू बनकर प्रगति के नए रास्ते पर अग्रसर है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अब यूपी में ना तो कर्फ्यू है, ना ही दंगे, बल्कि सब कुछ ठीक है। उनका यह बयान प्रदेश के विकास की दिशा को स्पष्ट करता है। ये जो बद्री विशाल का बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, ये मात्र आस्था के केंद्र नहीं है, ये राष्ट्र चेतना के भी केंद्र बिंदु हैं। राष्ट्र चेतना, राष्ट्र यहां से शक्ति प्राप्त करता है, भारत राष्ट्र यहीं से शक्ति प्राप्त करता है। और हमें जब इन आस्था के केंद्रों को हम लोगों ने सम्मान के साथ आगे बढ़ाया है, उसकी विरासत को सम्मानित किया है, उसको संरक्षित करने का काम किया है, परिणाम क्या है? एक बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ब्रेक थ्रू बन करके आज लगातार प्रगति के एक नए पथ पर अग्रसर होकर के कार्य कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। दंगा और दंगाई दोनों गायब हो गए, कर्फ्यू उनमें लग गया, और उस कर्फ्यू को इसलिए लगाने में सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि स्पष्ट नीति थी, नियत साफ थी, और उन मूल्यों के साथ जब हम लोग आगे बढ़े, आज परिणाम हम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने हरिद्वार दौरे के दौरान कनखल स्थित जगतगुरु आश्रम पहुंचकर शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री धामी ने जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर आश्रम महाराज को अंगवस्त्र भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की खुशहाली, प्रगति और आध्यात्मिक चर्चा और महाराज के दिव्य सानिध्य में मार्गदर्शन लिया। योग गुरु बाबा रामदेव, राज्य मंत्री विनय रोहिला, कुंभ मेलाधिकारी सोनिका, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल भी उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरिद्वार के सप्तऋषि आश्रम पहुंचे, जहां गुरु समाधि और मूर्ति आवरण समारोह में भाग लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस भव्य धार्मिक आयोजन को देश की प्रमुख राजनीतिक हस्तियों की उपस्थिति से विशेष महत्व मिला। सुरक्षा कारणों से हरिद्वार प्रशासन अलर्ट मोड में था और आसपास अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किया गया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरिद्वार पहुंचे। आपको बता दें कि हरिद्वार के सप्तऋषि आश्रम में गुरु समाधि और मूर्ति आवरण
कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसी में शामिल होने के लिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरिद्वार सप्तऋषि आश्रम पहुंचे। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष जीतू खंडूरी भी मौजूद रही। वीवीआईपी कार्यक्रम को देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर सप्तऋषि आश्रम के आसपास सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया। हरिद्वार से एनबीटी। कांग्रेस के मुताबिक मुख्यमंत्री धामी की घोषणाओं के शासन स्तर पर समीक्षा तो हो रही है, लेकिन धरातल पर प्रभाव कम नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने अपने कार्यकाल में 3,827 घोषणाएं की, जिनमें से 2,315 पूरी हुई। इस पर विपक्ष सरकार से सवाल उठा रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी की सभी घोषणाएं पूरी हुई हैं और उनकी खुद की मॉनिटरिंग से 80 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष को हमेशा आरोप लगाने की आदत है। मंत्री ने पिछले 4.5 सालों में लगभग हजारों घोषणाएं की हैं, ये आप भी कह रहे हैं, लेकिन वो घोषणाएं धरातल पर उतर क्यों नहीं रही हैं? अब कागजों में कहा जा रहा है कि 2000 के लगभग घोषणाएं पूरी हुई हैं, लेकिन ये कागजों में ही पूरी हुई है, धरातल पर ये घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। ये तो कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए भी जो है बार बार केंद्र का मुंह देखते हैं। राज्य पे कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया है कि आम आदमी उस कर्ज के बोझ तले दब गया है। कहां से जो है विकास की योजनाएं पूरी होंगी? ये केवल कोरी घोषणाएं हैं, कोरे दीवा सपने हैं जो जनता को दिखाई दे रहे हैं। हकीकत ये है कि केवल जो है घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन धरातल पर कहीं काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप बताइए ना, कौन सा ऐसा जिला है या ऐसा कौन सा ब्लॉक है जहां पर कोई नई सरकारी परियोजना आई हो जिसमें लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं? कोरी घोषणाओं से धरातल पर विकास नजर नहीं आता है। अब जनता इस सरकार के कामकाज को समझ चुकी है, जनता अब इस सरकार को विदा करने का मन बना चुकी है। जनता का आक्रोश इनको झेलना अब पड़ेगा। नहीं, विपक्ष क्या कह रहा है ये तो विपक्ष ही बेहतर बताएगा, क्योंकि विपक्ष का काम है सही चीजों को भी गलत बताना। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी ने जितनी भी योजनाओं की घोषणा करी है, लगभग वो पूरी ये कोशिश करते हैं कि उन सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का वो काम करें, क्योंकि जनमानस के हित में और इस प्रबुद्ध प्रदेश की जनता के हित में जितने भी पुष्कर सिंह धामी जी ने निर्णय लिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में, कहीं ना कहीं वो सारी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं। पर कुछ योजनाएं इस तरह की होती हैं जो थोड़ा लंबे अंतराल तक चलती हैं, उसमें काफी सारी चीजों को देखना पड़ता है। इन चीजों को लेकर के उसको ये कह देना कि जी 60% हमारी योजनाएं धरातल पर उतरी है, 80% से ऊपर हमारी योजनाएं धरातल पर उतरी, अगर सही आंकड़ों को आप देखेंगे तो कौन सी ऐसी योजना है जिसमें काम नहीं चल रहा है? लगभग पुष्कर सिंह धामी जी लगातार हर योजना का जब भी कोई घोषणा करते हैं उसकी स्वयं मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं। तो विपक्ष का काम है केवल आरोप लगाना, वो आरोप लगाता रहे, लेकिन प्रदेश की जनता जानती है कि पुष्कर सिंह धामी जी हमेशा लोगों के हित में जो है निर्णय लेने का काम करते हैं और लोक कल्याण के हित में इन योजनाओं को चलाने का काम करते हैं। जन जन की सरकार जन जन के द्वार चल रही है, तमाम सारी योजनाएं लोगों के घर तक पहुंच रही है, तो लोग खुश हैं, जनता खुश है। हमें इससे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सहसपुर ब्लॉक के भगवंतपुर में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और शिविर में उपस्थित लाभार्थियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। गणेश जोशी ने कृषि विभाग के लाभार्थियों को चेक वितरित किए, कृषक समूहों को उपकरण दिए और बाल विकास विभाग के लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट एवं किशोरी किट प्रदान किए। इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। मैं इस अनूठी पहल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। अभी तक लगभग 7 लाख लोगों ने इसका लाभ लिया है और इसके कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए इसको 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। हमारे 28 से अधिक विभाग मौके पर आकर वहीं पर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज इस शिविर में 40 शिकायतें आई, उनका समाधान मौके पर किया गया, क्योंकि मुझे बताया गया कि इस गांव में आज 2 शादियां हैं जिसकी वजह से अपेक्षित 2 यहां पर नहीं आ पाए। मैंने अपने एसडीएम साहब से कहा है कि
यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर ग्राम प्रधानों से बातचीत करके अगर वो आवश्यकता हो तो कैंप फिर लगाया जाए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि प्रदेश व केंद्र सरकार की जो योजनाएं जनता के लिए बनी हैं उनका लाभ अधिक से अधिक जनता को मिले। और आज उसकी सफलता का प्रतीक यह है कि आज एक कार्यक्रम में जब मैं उधम सिंह नगर में था तो एक 82 वर्षीय व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ और उसने खड़ा होकर कहा कि मैंने कई सरकारें देखी हैं लेकिन ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा। इस बात का प्रतीक है कि ये कार्यक्रम कितना सफल हो रहा है। मैं एक बार इसके लिए मुख्यमंत्री जी को। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फिल्म में घूसखोर पंडित को लेकर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि फिल्मी दुनिया के लोग भारत की संस्कृति और खासकर ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। ब्रजेश पाठक ने इस प्रकार की फिल्मों की निंदा करते हुए कहा कि समाज में ऐसे चलचित्रों का प्रदर्शित होना नहीं चाहिए। उनका मानना है कि यह समाज के लिए हानिकारक है और इसे पूरी तरह से रोका जाना चाहिए। फिल्मी दुनिया के लोग भारत की संस्कृति को और खासकर ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार के जो चलचित्र हैं वो समाज में प्रदर्शित नहीं होने चाहिए। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इस प्रकार के चरित्र को वर्णन करना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना किसी ऐसे समाज के लिए जिसने देश और समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया है। लालकुआं से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बिंदुखता राजस्व गांव के मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण इस मुद्दे को टाल रही है। यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बावजूद बिंदुखता को अब तक उसका दर्जा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आदिवासी, दलित और गुर्जर समाज के हक लगातार अनसुने रहे हैं। आगामी 18 फरवरी के आंदोलन को लेकर सरकार घबरा गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देश देना चाहिए और मेरा मानना है कि इस तरह के जो आश्वासन से बिंदुखत्ता क्या जितने भी ग्रामीण जितने भी वन क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, गुज्जर हैं, आदिवासी हैं, दलित समाज के लोग हैं, जो टोगिया पद्धति से बसे हुए गांव हैं, जो हरिनगर हैं और जो जिन्हें जमीन वन भूमि की जमीन जिन्हें पट्टे पर दी गई थी आज से दशकों पहले, क्या सरकार उसमें कोई ठोस पहल करने जा रही है? जो छोटे छोटे समूह हैं, छोटी बस्तियां हैं, भाजपा सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने उनको उजाड़ने की पहल शुरू कर दी है। कई गांव उजड़ गए हैं और वो बेघर कर दिए गए हैं। न इंसानियत है, न मानवता है, न उनको बसाने का कोई पुनर्वास की कोई उनकी योजना है। तो सब कुछ एक ही हम उनका एक फोकस है एक कि समाज को बांटना है, समाज को तोड़ना है, समाज को विभाजित करना है, धर्म और जाति के नाम पर राजनीति रोटियां सेकना है और वोट बटोरना है। ये उनका मकसद है। आएगा और उसके बाद लालकुआं की सड़कों से होते हुए तहसील में जाएगा और हजारों की संख्या में इसमें लोग आएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज जो लोगों को बरगलाने का बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये पहले भी सलाह कर चुके हैं। जब 2007 में इन्होंने इस बिंदुखत्ते को उठाने में 6 नंबर पर रखा था, तब भी हमने 7 जून 2024 में कार्यक्रम किया था। तब भी इन लोगों ने, ये सारते तत्वों ने पीछे जब अपना टुक लगाया था कि सावधान सावधान सावधान, बोला राजस्व गांव में दिक्कत आएगी, आप लोग घर से बाहर मत निकले। चलो ठीक हो गया, लेकिन लोग सड़कों पर उतरे। पर अब क्या हुआ, ये लोग तो तब से काम कर रहे थे। हम लोग देहरादून में हमने 28 जून को 2024 को हमने विधानसभा घेराव भी किया था। तब भी हमने, फिर ये लोग काम कर रहे थे, हम बैठ गए, हमने कहा चलो ये कर रहे हैं। लेकिन आज दिक्कत क्या आ गई इनको, अब जब हमने सब लोग, जनता रोड पर आने के लिए तैयार है, सब कार्यक्रम होने को तैयार है, हजारों लोग रोड पर उतरने को तैयार है। क्यों? अपना घर बचाना है। जनता ने अपने पूरी जिंदगी कमाई यहाँ पर लगा दी है, लोग जाएंगे कहाँ? हम माननीय मुख्यमंत्री से सीधे कहते हैं कि राजस्व गांव की घोषणा करें और राजस्व गांव का अपना यहाँ पर जियो जारी करें और लिखित में दें वो। और 18 जून को नहीं, ये 18 फरवरी को
यहाँ पर आए, खुले जनता के बीच में आए, घोषणा करें वो, और जो जारी करें उसमें उनका स्वागत है। हम कब मना कर रहे हैं उनको, लेकिन पिछले दरवाजे से जो काम करेंगे वो हमें कहीं से कहीं तक मंजूर नहीं है। तो इसलिए उस दिन जनता पूरी हजारों की संख्या में, आप देख लीजिए कितने लोग रोड पर उतरते हैं, खुद ही पता चल जाएगा सबको। तो हम घर घर जाके ये कार्रवाई कर रहे हैं और पूरी क्षेत्र की जनता से आप निवेदन है कि वो 18 तारीख को 10 बजे शहीद स्मारक पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको इसको जो विस्तार से बताना चाहता हूँ कि जब हमारा उत्तराखंड का मुद्दा था, इससे पहले हमारा बिंदु खत्ते का मुद्दा था, बिंदु खत्ता की संघर्ष की लड़ाई थी। तो जो यहाँ पर हमारे उस समय तिवारी जी ने जब यहाँ के लोग यहाँ पर बसाए थे, ये बिंदु खत्ते में बसाए थे, तो हमारी सबसे पहले लड़ाई इस बिंदु खत्ते की थी। तो बुद्धिजीवी लोगों ने बोला कि भैया हमारा उत्तराखंड अगर अलग हो जाएगा तो हमारे घर की बात है, ये घर की बात है, हम लड़ लेंगे, हम ये बिंदु खत्ता को जो है राजस्व गाँव बनवाएंगे और मांग करेंगे सरकार से। मगर इस सरकार ने, ये डबल इंजन की सरकार जो है, इसने बार बार जो है कभी बोले कि हमने जो है ये विलुप्त, इनने विलुप्त कर दी, कभी बोले कि हम इसको पुनः वो कर रहे हैं। तो कब कर रहे हैं ये? अभी हमारा 18 तारीख को यहाँ पर आंदोलन है, शांतिपूर्ण रूप से है हमारा। हम ये नहीं कहते हैं कि हम उग्र रूप करेंगे, उग्र रूप कब करेंगे वो समय बता। चलिए, खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा, पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर वापस स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर 8 तारीख को देहरादून के परेड ग्राउंड में प्रस्तावित महापंचायत की तैयारी की। कांग्रेस भवन में पत्रकार की वार्ता करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अंकिता मामले में सीबीआई जांच एक ठकोसला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने स्पॉन्सर शिकायत पर एफआईआर दर्ज की। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के रुख को स्पष्ट किया और अपील की कि राज्य के लोग और सभी संगठन महापंचायत में बड़ी संख्या में भाग लें और उसे समर्थन दें। गठबंधन के सब साथियों ने, हमने और हमारे साथ हमारे लाइक माइंडेड कई कर्मचारी संगठन और ऑर्गेनाइजेशंस ने 2 राउंड की हमने बातचीत की और उसमें हमने 8 तारीख की जो महापंचायत है अंकिता प्रकरण को लेकर के उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद हम श्रीमती कमला पंत जी, रवि चोपड़ा जी आदि से बातचीत करने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम 8 तारीख की महापंचायत में पूरे जोश के साथ भाग भी लेंगे और हम उसका पूरा समर्थन करेंगे और आज हम वही अपील करने के लिए आए हैं राज्य के लोगों से और विभिन्न संगठनों से कि उस महापंचायत का पूरा समर्थन करें और उसमें भाग लें। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने मंत्रियों और विधायकों के लिए सख्त रणनीति बनाई है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी मंत्री या विधायक के प्रदर्शन या क्षेत्र में जन स्वीकार्यता कमजोर पाई गई तो उसका टिकट कट सकता है। भाजपा विधायक खजनदास ने कहा कि चुनाव को देखते हुए पार्टी इस बार विधायक की कार्यशैली, जनता से ताल्लुक, उनकी भावनाओं का सम्मान और क्षेत्र में विकास कार्य की समीक्षा करेगी। इसके लिए एक सर्वे भी किया जाएगा और सर्वे के आधार पर टिकट का निर्णय लिया जाएगा। सच्चाई है, दो राय की बात नहीं है, ये पहले भी हुआ करता था, किंतु आगामी 2027 में चुनाव होने जा रहा है और चुनाव को देखते हुए कहां पर कौन विधायक कैसे कार्य कर रहा है, जनता से उसके कैसे ताल्लुक है, जनता की भावनाओं का आदर करता है नहीं करता है, या अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर रहा है, तो इस तरह की सारी नज़र से देखा जाता है और एक पैनी नज़र के तहत एक सर्वे भी होता है और सर्वे के आधार पर हमारी पार्टी निर्णय लेती है। ऋषिकेश के लक्कड़घाट में चल रहे गैस रिफिलिंग के खतरनाक खेल का प्रशासन ने पर्दाफाश किया है। जलापूर्ति विभाग को मिली गुप्त शिकायत के बाद पुलिस के साथ मिलकर एक लावारिस मकान में आकस्मिक छापेमारी की गई। मौके का मंजर देख अधिकारी भी दंग रह गए। वहां बिना सुरक्षा मानकों के छोटे सिलेंडरों की से बड़े सिलेंडरों में गैस भरी जा रही थी। इस कार्रवाई में कुल 134 कमर्शियल और 12 घरेलू सिलेंडर बरामद हुए हैं। साथ ही रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाली 5 मोटरें और उपकरण भी जब्त किए गए।
ऋषिकेश कोतवाली में इस मामले पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। प्रशासन ने 2 कहा है कि जन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से हमें जो है शिकायत प्राप्त हुई कि ऋषिकेश के लक्कड़ घाट क्षेत्र में जो है गैस रिफिलिंग की कार्रवाई की जा रही है। तो वहाँ हमने कल आकस्मिक रूप से छापेमारी कराई गई। छापेमारी में पाया कि वहाँ पर एक ऐसा मकान जिसकी छत नहीं है, उसके अंदर कुछ लोगों द्वारा जो है गैस सिलेंडर रखकर उसमें रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा है। और उसके बाहर जो है 2 गाड़ियां खड़ी पाई गई। विषय की गंभीरता देखते हुए पुलिस का भी सहयोग लिया गया और जब वहां अंदर जाके देखा तो भारी संख्या में अंदर गैस सिलेंडर और जो छोटे सिलेंडर से बड़े सिलेंडरों में गैस भरने के लिए उनको उपकरण चाहिए, मोटर, इलेक्ट्रॉनिक मोटर, 5 इलेक्ट्रॉनिक मोटर और तराजू और गैस सिलेंडर। बाहर जो गाड़ियां 2 खड़ी थी उनकी तलाशी दी तो उनमें भी भारी संख्या में गैस सिलेंडर, कमर्शियल और डोमेस्टिक सिलेंडर मिले। टोटल 134 सिलेंडर कमर्शियल, व्यावसायिक और चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें एएनपी न्यूज़।